हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 13 सितंबर 2022 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली न्यूज है, ज्ञान व्यापी परिसर में श्रृंगार गौरी की पूजा का मुकदमा सुनवाई योग्य, और यह फैसला दिया है वाराणसी की जिला अदालत ने। इसमें जो ये फैसला आया है वो पूजा का मुकदमा सुनवाई योग्य है, ये बताया गया है। प्रकरण में जो राखी सिंह समेत 5 महिलाओं की ओर से दाखिल प्रार्थना पत्र पर सुनवाई होगी। जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने सोमवार को यह आदेश देते हुए प्रतिवादी यानी कि मस्जिद पक्ष अंजुमन इंतजामिया मस्जिद की ओर से दाखिल मुकदमे के प्रार्थना पत्र को खारिज कर दिया गया है। अब देखिए, ये जो ज्ञान व्यापी प्रकरण है, विवाद है, वो पूरा विवाद है क्या? तो ये काशी में हिंदू पक्ष द्वारा ज्ञान व्यापी मस्जिद के भीतर शिवलिंग बताया गया था, जिसको फिर जब पानी उसका निकाला गया तो वहां पर वाकई में एक शिवलिंग जैसी आकृति निकली। और यह माना जाता है कि 1669 में औरंगजेब द्वारा, जो मुगल शासक था, औरंगजेब ने यहां पर आक्रमण करके इस मंदिर को ध्वस्त करके यहां पर मस्जिद बनवाई थी। तब से मुस्लिमों के लिए ये ज्ञान व्यापी मस्जिद है, जबकि हिंदू पक्ष इसे लगातार बोलता रहा है कि 1669 से पहले यहां पर मंदिर था। अब इसमें महत्वपूर्ण बातें जो है फैसले की वो देख लेते हैं कि 5 वादी महिलाओं ने प्रार्थना पत्र पर विवादित स्थल के मालिकाना हक की मांग नहीं की है। यह नहीं मांगा है कि यह मेरी जमीन है। उन्होंने यह बताया है कि सिर्फ मां श्रृंगार गौरी की नियमित पूजा व देवी देवताओं की जितनी भी मूर्तियां वहां पर छिप गई हैं या छिपाई गई हैं उसको ढूंढा जाए और उसकी पूजा अर्चना की जाए। यह मुकदमा नागरिक अधिकार, मौलिक अधिकार के साथ साथ रीति रिवाजों व धार्मिक अधिकारों के रूप में पूजा के अधिकार तक सीमित है। यह विवादित स्थल को मंदिर घोषित करने की मांग नहीं कर रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ यहां पर पूजा किए जाने की मांग की जा रही है। इस मुकदमे की सुनवाई करने के अदालत के अधिकार क्षेत्र को बाधित नहीं किया जा सकता है। वादी यानी कि गैर मुस्लिम है, इसलिए वक्फ एक्ट की धारा 85 के तहत मुकदमे की सुनवाई पर प्रतिबंध इस मामले में लागू नहीं होता है। वादी की दलीलों के मुताबिक वे लंबे समय से 1993 तक ज्ञान व्यापी परिसर स्थित मां श्रृंगार गौरी, भगवान हनुमान और भगवान गणेश की पूजा कर रही थी। प्रतिवादी पक्ष के वकील ने तर्क दिया कि यह मुकदमा उत्तर प्रदेश श्री काशी विश्वनाथ मंदिर अधिनियम 1983 से बाधित है, मगर मेरे विचार में प्रतिवादी यह साबित नहीं कर सके कि मुकदमा इस अधिनियम से बाधित कैसे है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। गोगरा हॉट स्प्रिंग से पीछे हटे भारत और चीन के सैनिक। पूर्वी लद्दाख में गोगरा हॉट स्प्रिंग क्षेत्र यानी कि पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से भारत और चीन के सैनिक पीछे हट गए हैं। दोनों देशों ने अग्रिम मोर्चे में सैनिकों को पीछे के स्थानों पर भेज दिया है। गतिरोध वाले स्थानों से सैनिकों को पीछे हटाने की 5 दिवसीय प्रक्रिया सोमवार को पूरी हो गई। अस्थायी बुनियादी ढांचे को भी ध्वस्त कर दिया गया है। यह सारा विवाद मई 2020 का है, जब भारत और चीन की सेनाएं एक दूसरे के आमने सामने आ गई थी। तब जब चीन की सेना गोगरा या फिर पेंगोंग झील पर अंदर तक आ गई थी। एक समझौते के तहत LAC पर कोई भी देश का सैनिक हथियार के साथ गश्त नहीं कर सकता है। फिर भी चीनी सैनिक उस समय हथियार के साथ आए थे। हालांकि फायरिंग नहीं हुई थी, लाठी और डंडों से ही मुकाबला हुआ था, हाथापाई हुई थी। उसमें भारत के भी कई सैनिक शहीद हुए थे और चीन के भी कई सैनिक शहीद हुए थे। अब जब यहां से सेनाएं हट गई हैं तो कमांडर स्तर पर इसकी निगरानी की जाएगी या फिर इसको चेक किया जाएगा, इसका सत्यापन किया जाएगा कि वहां से सैनिक हटे भी हैं या नहीं। इस पूरे सत्यापन के बाद वहां पर एक रिपोर्ट दोनों देशों को सौंपी जाएगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि हां सैनिक हट गए हैं। उसके बाद यथास्थिति बहाल हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट न्यूज है कि डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान, यह स्टेटमेंट दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में डेयरी क्षेत्र की 4 प्रमुख ताकतों का विस्तार से जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वैसे तो डेयरी क्षेत्र की असली ताकत छोटे किसान हैं, लेकिन इसमें किसानों की शक्ति के साथ सहकारिता की शक्ति और देसी नस्ल के पशुओं के शक्ति मिलाकर उसे अलग ताकत देती है। चौथी ताकत महिलाओं की सहभागिता की है, जिसे उतनी पहचान नहीं मिल पाती जितने की वह हकदार हैं। भारत के डेयरी सेक्टर में अगर बात करें तो महिलाओं की हिस्सेदारी 70% है, और इस सेक्टर को अगर सही में इस सेक्टर की जो नींव है वो महिलाएं हैं, क्योंकि लगभग 1/3% उनकी इसमें हिस्सेदारी है, और कोऑपरेटिव में भी उनकी 1/3 हिस्सेदारी है। ग्रेटर नोएडा में जो आयोजित हुआ इंडिया एक्सपोर्ट सेंटर एंड मार्ट में 4 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय डेयरी सम्मेलन IDS इसमें उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, और डेयरी सेक्टर का सालाना उत्पादन 8.5 लाख करोड़ रुपए मूल्य का है। इस क्षेत्र की यह वैल्यू धान और गेहूं के उत्पादन से कहीं ज्यादा है, यह भी इसमें बताया गया है। आगे इसमें यह बताया गया है, देखिए लिखा गया है कि वर्ष 2014 से 2022 तक डेयरी सेक्टर की ग्रोथ 6% वार्षिक है, जबकि वैश्विक ग्रोथ 2% पर स्थिर है। भारत दुग्ध उत्पादन में अव्वल है। इस समय लगभग 21 करोड़ टन सालाना दूध का उत्पादन होता है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है कि नागरिकता संशोधन कानून की वैधानिकता पर सुप्रीम कोर्ट 31 अक्टूबर को करेगा सुनवाई। सबसे पहले जानिए कि नागरिकता संशोधन कानून है क्या। देखिए, नागरिकता संशोधन कानून 2019 में अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और क्रिश्चियन धर्मों के प्रवासियों के लिए नागरिकता के नियम को आसान बनाया गया है। पहले किसी व्यक्ति को भारत की नागरिकता हासिल करने के लिए कम से कम 11 साल से यहां रहना अनिवार्य था। इस नियम को आसान बनाकर नागरिकता हासिल करने की अवधि को 1 साल से लेकर 6 साल किया गया है। यानी इन तीनों देशों के ऊपर उल्लिखित 6 धर्मों के बीते 1 से 6 सालों में भारत आकर बसे लोगों को नागरिकता मिल सकेगी। आसान शब्दों में कहा जाए तो भारत के 3 मुस्लिम बहुसंख्य पड़ोसी देशों से आए गैर मुस्लिम प्रवासियों को नागरिकता देने के नियम को आसान बनाया गया है। अब इसमें विपक्षी पार्टियां इस टॉपिक को लेकर भी भिड़ रही हैं। अब न्यूज में क्या है ये देख लेते हैं। सुप्रीम कोर्ट नागरिकता संशोधन कानून को वैधानिकता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर 31 अक्टूबर को सुनवाई करेगा। कोर्ट ने याचिकाओं के अलग अलग खंड में बांटकर संकलन तैयार करने को कहा है ताकि सुनवाई में आसानी हो। इसके अलावा कोर्ट ने नई याचिकाओं पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने मामले को 3 जजों की पीठ को भेजने के भी संकेत दिए हैं। ये आदेश सोमवार को चीफ जस्टिस यूयू ललित और एस रविंद्र भट्ट की पीठ ने मामले पर सुनवाई के दौरान दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट में 220 याचिकाएं लंबित हैं, जिनमें नागरिकता संशोधन कानून की वैधानिकता को चुनौती दी गई है। नागरिकता कानून में 2019 में संशोधन कर 3 देशों अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए गैर मुस्लिम, जिसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, ईसाई, जैन और पारसी को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, तीनों सेनाओं के एकीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं कदम। यह स्टेटमेंट दिया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश तीनों सेनाओं का एकीकरण करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। साजो सामान के लिए साझा मंजूरी व्यवस्था कायम करने से प्रयास किए जा रहे हैं ताकि एक सेना के संशोधन को अन्य सेनाओं के लिए निर्बाध रूप से उपलब्ध कराया जा सके। सेनाओं के एकीकरण में सबसे अधिक फायदा साजो सामान को लेकर होगा। सोमवार को सैन्य साजो सामान के बारे में एक सेमिनार को संबोधित करते हुए राजनाथ ने कहा कि रेलवे के क्षेत्र में देश में तेजी से प्रगति की गई है। गत 7 वर्षों में 9000 किलोमीटर से अधिक लाइनों को डबल ट्रैक किया गया है। इसकी तुलना में 2014 से पहले के 5 वर्षों में सिर्फ 1900 किलोमीटर रेल लाइन का दोहरीकरण किया गया था। सेमिनार के उद्घाटन समारोह में सेना प्रमुख जनरल मनोज पांडे, वायुसेना एयर चीफ मार्शल VR चौधरी और नौसेना प्रमुख एडमिरल R हरि कुमार तथा नीति आयोग के सदस्य VK सारस्वत समेत अन्य लोग भी मौजूद थे। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं। नेक्स्ट न्यूज है
स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल बना आईआईएम बेंगलुरु। फाइनेंशियल टाइम्स मास्टर्स इन मैनेजमेंट यानी MIM रैंकिंग 2022 में भारतीय प्रबंधन संस्थान बेंगलुरु को भारत का सर्वश्रेष्ठ बिजनेस स्कूल घोषित किया गया है। संस्थान की वैश्विक रैंकिंग में भी इस साल सुधार हुआ है, जो 2022 में दुनिया भर में 31वें स्थान पर है, जबकि 2021 में वह 47वें स्थान पर था। आईआईएम बेंगलुरु के निदेशक प्रोफेसर ऋषिकेश टी कृष्णन ने कहा कि इन रैंकिंग में आईआईएम बेंगलुरु की नेतृत्व करने वाली स्थिति स्कूल की प्रतिष्ठा बढ़ाने में अपनी भूमिका निभाती है। संस्था की ओर से जारी बयान के मुताबिक आईआईएम के प्रबंधन में 2 साल के पूर्णकालिक कार्यक्रम ने इस साल भारत में FTMIM रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट न्यूज है, देश का पहला शहर इंदौर, जहां पते होंगे डिजिटल। स्मार्ट सिटी इंदौर में अब लोगों का पता भी स्मार्ट होगा। यह देश का पहला और विश्व का दूसरा शहर होगा जहां सारे पते डिजिटल प्लेटफॉर्म पर होंगे। अभी तक अमेरिका के कैलिफोर्निया में डिजिटल पते का इस्तेमाल कर ड्रोन के माध्यम से सामान की डिलीवरी की जाती है। इंदौर स्मार्ट सिटी कंपनी ने इस संबंध में सोमवार को शहर के स्टार्टअप पता नेविगेशन प्राइवेट लिमिटेड के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके तहत स्मार्ट सिटी कंपनी घर और प्रतिष्ठानों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाएगी। इसमें शासकीय कार्यालय, पुलिस थानों, बैंक, बस स्टॉप, बस स्टैंड, सार्वजनिक शौचालय, प्लेटफॉर्म, पंप, पेट्रोल पंप, पर्यटन स्थल, स्कूल, कॉलेज व अस्पताल की जानकारी तो होगी ही। एक क्लिक पर लोगों के नाम, पते, मोबाइल नंबर व घर की फोटो भी मिलेगी। कंपनी एक ऐप भी तैयार करेगी जिस पर कोई भी व्यक्ति अपने घर या प्रतिष्ठान को एक यूनिक जियो कोड से टैग कर सकेगा। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है बिजनेस पेज से। बिजनेस पेज में पहली न्यूज है, अगस्त में 7% तक पहुंची खुदरा महंगाई। अनाज और सब्जी के खुदरा दाम में तेजी के कारण अगस्त महीने में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक की खुदरा महंगाई दर 7% रही। इससे पहले जुलाई में खुदरा महंगाई दर 6.71% थी। तब माना जा रहा था कि आने वाले महीनों में इसमें नरमी आएगी, लेकिन इसके उलट अगस्त में खुदरा महंगाई के करीब 0.29% की वृद्धि हुई है। अगस्त माह में चावल के दाम बढ़ने से अनाज की खुदरा कीमतों में 9.57% का इजाफा रहा। खुदरा महंगाई दर में अनाज की हिस्सेदारी या भार 12.35% है। सब्जी की खुदरा कीमतों में अगस्त माह में पिछले साल अगस्त के मुकाबले 13.23% की बढ़ोतरी रही। खाने पीने की चीजों के दाम बढ़ने से कुल खुदरा महंगाई की दर के साथ खाद्य पदार्थों की खुदरा महंगाई दर भी अगस्त में 7.62% पर पहुंच गई है, जबकि इस साल जुलाई में यह दर 6.69% थी। अगस्त माह में सिर्फ अंडे के दाम में पिछले साल अगस्त के मुकाबले 4.57% की गिरावट दर्ज की गई है। चलिए नेक्स्ट न्यूज है, इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने पर विचार कर रही है सरकार। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने सोमवार को कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक हाईवे विकसित करने पर विचार कर रही है। इन इलेक्ट्रिक हाईवे को बिजली की आपूर्ति सौर ऊर्जा के माध्यम से की जाएगी, जिससे ट्रक और बस चार्ज होंगे। इंडो अमेरिकन चैम्बर ऑफ कॉमर्स के कार्यक्रम में बोलते हुए गडकरी ने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिसिटी पर आधारित सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था विकसित करना चाहती है। उन्होंने कहा कि सरकार इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के लिए सौर और पवन ऊर्जा आधारित चार्जिंग तंत्र को मजबूती से प्रोत्साहित कर रही है। आमतौर पर जिन सड़कों पर बिजली की मदद से वाहन चलते हैं उनको इलेक्ट्रिक हाईवे कहा जाता है। इन सड़कों पर ओवरहेड के जरिए बिजली की आपूर्ति की जाती है। गडकरी ने कहा कि सरकार टोल प्लाजा को सौर ऊर्जा से संचालित करने के लिए भी प्रोत्साहित कर रही है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पर आते हैं, जो है इंटरनेशनल पेज से। इंटरनेशनल पेज में पहली न्यूज है कि यूएनएससी की स्थायी सदस्यता का भारत प्रबल दावेदार। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनने का प्रबल दावेदार है। सुरक्षा परिषद को न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा कायम करने के अपने उद्देश्य की पूर्ति बल्कि प्रासंगिकता बने रहने के लिए भी बदलती वैश्विक परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। बतौर विदेश मंत्री सऊदी अरब की अपनी पहली यात्रा के दौरान जयशंकर ने कहा कि भारत लंबे समय से सुरक्षा परिषद में सुधार के प्रयासों में सबसे आगे
रहा है और उसकी स्थायी सदस्य बनने का हकदार है। सुरक्षा परिषद वर्तमान स्वरूप में 21वीं सदी की भू राजनीतिक यथार्थ का प्रतिनिधित्व नहीं करती। यही वजह है कि इसमें सुधार की आवश्यकता पर व्यापक वैश्विक सहमति है। पाक का FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स से धोखे का खेल उजागर। आतंकी संगठनों व आतंकियों की फंडिंग की निगरानी के लिए गठित अंतर्राष्ट्रीय वॉच डॉग फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की निगरानी सूची यानी कि ग्रे लिस्ट से बाहर आने के लिए पाकिस्तान तरह तरह के हथकंडे आजमाता रहा है। इस बीच FATF के दबाव में पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र की सूची में शामिल आतंकियों पर कार्रवाई करनी पड़ी है, लेकिन इन कार्रवाई में उसका एजेंसी के साथ धोखे का खेल सामने आ गया है। साउथ एशिया प्रेस की रिपोर्ट के अनुसार FATF के अध्यक्ष के दबाव में पाकिस्तान ने ताजा कार्रवाई लश्कर-ए-तौयबा के ऑपरेशनल कमांडर साजिद मीर के विरुद्ध की है, जिसे अब वह मृत बताया जा रहा है। चलिए, तो ये आज का यानी 13 सितंबर 2022 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।